Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. So, we are going to start with the next topic, that is media formulation. Now, media formulation क्यों पढ़ना ज़रूरी, जानना ज़रूरी, बिकॉज आप इंडस्ट्री में माइक्रोब्स को ग्रो करना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं, एंड हाउ विल यू ग्रो दोज माइक्रोब्स फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस. आपका प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा रहे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी कम से कम लगे, सबस्ट्रेट भी कम से कम लगे, और जो भी सबस्ट्रेट्स अवेलेबल हो उनको आपके माइक्रोब्स जो है अच्छे से यूटिलाइज कर सके. उस पर्पस के लिए जो है आपके पास मीडिया को पहले से फॉर्मुलेट करना ज़रूरी होगा. असेंशियल कंपोनेंट्स, अगर कोई मीडिया आप सिंपलेस्ट मीडिया फॉर्मुलेट करना चाहते हैं तो उसमें आपको वाटर का सोर्स होना चाहिए, एनर्जी का सोर्स होना चाहिए, देन देयर शुड बी अ कार्बन सोर्स, अ नाइट्रोजन सोर्स, और मिनरल्स एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होने चाहिए. स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कुछ माइक्रोब्स की हो सकती हैं, ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह की, तो वहाँ पे वाइटामिन्स वगैरह या ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह प्रोवाइड करने पड़ सकते हैं. Then, depending upon the process, whether it is aerobic or anaerobic, अगर एरोबिक प्रोसेस है तो वहाँ पर ऑक्सीजन भी आपको सप्लाई करनी होगी, एंड दैट ऑक्सीजन शुड नॉट बी शुड ऑल्सो बी स्टेरिलाइज्ड ऑक्सीजन, कि उसमें किसी तरह का कोई कंटेमिनेंट ना हो, कोई माइक्रोब ना प्रेजेंट हो. उस तरह के ऑक्सीजन आपको रिक्वायर्ड है. ओके. नाउ हाउ विल यू डिसाइड कि कैसे जो है आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मीडियम में ऐड करने हैं. क्राइटेरिया क्या होगा? तो फर्स्ट क्राइटेरिया विल बी द ईल्ड, कि आपके पास जो हमने ग्रोथ काइनेटिक्स आपको पीछे पढ़ाई थी उसके हिसाब से सबस्ट्रेट जैसे जैसे डिप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करती जाएगी. पॉपुलेशन जो है एक पर्टिकुलर फेज में आके कांस्टेंट हो जाएगी, और कांस्टेंट मींस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, और फिर उसके बाद से अगर वो स्टेज जो इक्विलिब्रियम वाली स्टेज है, प्रोडक्ट यील्डिंग स्टेज है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा. या अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो ग्रोथ फेज में आ रहा है, जिसको लॉग फेज वगैरह से हम कह सकते हैं, तो उस समय यील्ड अगर बढ़ रही है तो भी आपका ग्रोथ फेज को प्रमोट करने वाला न्यूट्रिएंट्स मीडियम में प्रेजेंट होना चाहिए. तो वट एवर काइंड ऑफ सबस्ट्रेट यू आर यूटिलाइजिंग, वट एवर द मीन्स बी, लेकिन आपका जो भी प्रोडक्ट आपने बनाने की सोची है उसकी यील्ड जो है मैक्सिमम होनी चाहिए. ठीक है, और कम से कम कॉन्स्टिट्यूएंट्स में होनी चाहिए. जो सबस्ट्रेट्स आप ले रहे हैं वो कम से कम होने चाहिए. देन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. अब ऐसा भी नहीं कि आपने थोड़ा बहुत कुछ यील्ड तो अच्छी खासी हो गई, लेकिन अब मीडिया बनाने में आपने जो है वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत ज़्यादा ले लिया, सब सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा ले लिया सबस्ट्रेट्स को डिज़ोल्व करने के लिए, तो फिर जो प्रोडक्ट है वो आपका काफ़ी डाइल्यूटेड कंडीशन में होगा, फिर उसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. आप जब भी मीडिया को फॉर्मुलेट करें, डिज़ाइन करें, तो जब जो आपको एंड प्रोडक्ट मिल रहा है वो इतनी हाई क्वांटिटी में होना चाहिए कि आपको कम से कम उसकी प्रोसेसिंग करने पर आपको प्रोडक्ट आइसोलेट हो जाए. Then there should be minimum yield of undesired products. So there are various reactions that are going on side by side. तो कई सारे reactions, कई सारे products जो हैं आपके primary product के साथ में भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स जिनको हम बोल सकते हैं. तो वो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी यील्ड मिनिमम होनी चाहिए. ठीक है, एंड जो या तो वो मिनिमम यील्ड हो या फिर उनकी यील्ड हो ही ना, वो किसी भी तरह से प्रोड्यूस ना होने पाए. ठीक है, तो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वहाँ पर आपके ना बने. आपका जो मेन रिएक्शन है वो प्रमोट होना चाहिए रादर देन एनी सेकेंडरी रिएक्शन. या अगर सिट्रिक एसिड बनाना तो सिट्रिक एसिड ही बने, उसकी जगह जो है आपका ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मेशन डोमिनेट ना कर जाए. ठीक है. देन स्टेबल प्रोडक्ट. अब आपने जब मीडिया डिज़ाइन किया है तो उसमें कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं होने चाहिए. जैसे आप एक सिंपल से एग्जांपल समझिए, पीएच का अगर आप ले रहे हैं,
और प्रोडक्ट आपका जो है वो पीएच सेंसिटिव है। तो जो कुछ भी मीडियम का पीएच है, अगर उस पीएच पर आपका प्रोडक्ट स्प्लिट कर जा रहा है या डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है, डीएक्टिवेट हो जा रहा है, तो फिर वहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो भी कुछ आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए। देन मिनिमम प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग मीडिया मेकिंग एंड स्टरलाइजेशन। अब आपने जब मीडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स आप ऐड करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको मेजरमेंट्स करने पड़ेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिसॉल्व करना पड़ेगा। सो यू आर ट्राइंग टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स। जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स उतनी ही ज़्यादा हैंडलिंग में हर बार चेंजेस कहीं ना कहीं आएंगे, प्लस माइनस 10 या जो कुछ भी कह लीजिए, या पर्सन टू पर्सन भी आपका जो है मीडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेरी कर जाएगा। थोड़ा बहुत मैनुअल हैंडलिंग जो एरर्स हैं वो वहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। ठीक है, देन स्टेरिलाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। आपके कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो जब आप स्टेरिलाइज करते हैं मीडिया को, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं या तो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, या फिर जिस वेसल में आप ये प्रोसेस कर रहे हैं स्टेरिलाइजेशन का, आपने मीडिया को किसी ग्लास वेसल में या किसी और कंटेनर में फिल करके रखा होगा एंड देन स्टेरिलाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो हो सकता है कि आपका मीडिया कंपोनेंट्स जो हैं उस वेसल के साथ रिएक्ट कर जाए। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन में फिर आपका या तो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा सबस्ट्रेट का मीडियम में। ठीक है, या फिर वो किसी वेसल के कंटेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। मान लीजिए ग्लास में है, सिलिका के साथ रिएक्ट कर गया, तो कुछ सिलिकेट्स फॉर्म कर सकता है। तो वो सिलिकेट्स जो है, अब आपका न्यूट्रिएंट वहाँ से चला गया सिलिकेट के फॉर्मेशन में, तो न्यूट्रिएंट अवेलेबल ही नहीं रहा माइक्रोब के लिए। या फिर अगर सिलिकेट्स मान लीजिए अवेलेबल है, मिनिमम क्वांटिटी में अवेलेबल है, कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस कर गया है, या मे बी कि जो सिलिकेट्स बनकर आए हैं वो प्रोडक्ट्स जो है आपके माइक्रोब के लिए टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स स्टरलाइजेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस तरह के आपको कंपोनेंट्स ऐड करने जो कि हैंडलिंग के ड्यूरेशन में आपको कम से कम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके। ठीक है, एंड देन minimum problems of production processes, that is aeration, agitation, extraction, purification and waste treatment. अब जो आपके अपस्ट्रीम प्रोसेसेस हैं और जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस हैं, वो दोनों ही आपके सपोर्ट होने चाहिए। आपने जो है सिस्टम को जो मीडिया आपने बनाया है, फॉर्मुलेट किया है, वो हो सकता है लैब कंडीशंस के लिए अच्छा हो, पर इंडस्ट्री में उसको अगर आप स्केल अप करना चाह रहे हैं तो वो स्केल अप नहीं हो पाएगा। ठीक है, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। और दूसरी फिर चीज़ है कि एरेशन, आप उसमें आपका जैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, या कुछ माइक्रोब्स हैं उनकी नाइट्रोजन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, कुछ की आर्गॉन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो उन प्रोसेसेस को जो आप रन करना चाह रहे हैं, तो एरेशन की प्रॉब्लम्स वहाँ पर नहीं आनी चाहिए। एगिटेशन, स्पीड कितनी होगी, कितनी देर के लिए एगिटेट करना है, किस तरह से एगिटेट करना है, कहीं टेम्परेचर राइज तो नहीं कर जाएगा एगिटेट करने से, या जो माइक्रोबियल सेल्स हैं वो आपके डिसइंटीग्रेट तो नहीं हो जाएंगे एगिटेशन से। तो वो सारा कुछ आपने देखना पड़ेगा। उस तरह की प्रॉब्लम्स भी अराइज नहीं होनी चाहिए जब आप मीडिया को फॉर्मुलेट कर रहे हैं। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, दैट इज़ योर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो एक्सट्रैक्ट, जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया है, आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर फिर आपका प्रोडक्ट के साथ में कोई इंटरफेरेंस ना करे। कोई भी मीडिया कंपोनेंट जो है वो प्रोडक्ट के साथ किसी भी तरह का इंटरफेरेंस क्रिएट ना करे। तो उसके लिए फिर आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में भी हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। सिंपल सा है, आपका प्रोडक्ट भी जो है फिल्टरेबल है, आपके जो मीडिया के कंपोनेंट्स हैं वो भी फिल्टरेबल हैं, सेम पोर साइज़ के हैं, तो फिर आप उनको एक साथ फ़िल्टर कैसे करके सेपरेट करेंगे, दिक्कत आएगी एक्सट्रैक्शन में। तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन ऐसा होना चाहिए कि आपका जब आप प्रोडक्ट को आइसोलेट करना चाह रहे हैं, सेपरेट करना चाह रहे हैं, प्यूरिफाई करना चाह रहे हैं, तब उसमें दिक्कत ना हो। सेम इज़ विद प्यूरिफिकेशन। देन वेस्ट ट्रीटमेंट।
वेस्ट ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा वाटर जो है वो आपका प्रॉब्लम करता है। सबसे ज़्यादा आपका जो न्यूट्रिएंट्स स्पेंट न्यूट्रिएंट्स है या स्पेंट मीडिया है, जिसमें कि कुछ मेटाबॉलिक रेसिडुअल्स आपके हो सकते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं माइक्रोबियल सेल्स के, वो प्रेजेंट हो सकते हैं, या कुछ आपके जो है कह सकते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जो कि अगर वाटर स्ट्रीम में ऐसे ही छोड़ दिया गया तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्वाटिक इन्वायरमेंट में। तो वो सारे प्रोडक्ट्स को आपने पहले से ही मैनेज करके हटा देना है। दैट मीन्स यू नीड टू ट्रीट द वेस्ट। वाटर की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी, सॉल्वेंट जितना ज़्यादा प्रेजेंट होगा, उतना ही ज़्यादा वेस्ट ट्रीटमेंट का कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। उतने लार्ज क्वांटिटीज़ गैलन्स ऑफ वाटर या जो भी सॉल्वेंट है उसको आपको ट्रीट करके सेंड आउट करना है। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आपका प्रोसेस जो है पूरा में भी सिंपल सा हम मान लें कि 1000 रुपीज़ में हो जा रहा है, लेकिन वेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो 2000 रुपीज़ में हो रहा है, तो नेचुरली आपके प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उस प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए भी जब एंड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, वेस्ट ट्रीटमेंट हमें करना पड़ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर आपकी पूरी टोटल कॉस्ट का, प्रोडक्शन कॉस्ट का जितना भी पैसा उससे ज़्यादा आपका वेस्ट ट्रीटमेंट में लग जाए। सो वो ट्रीटमेंट क्राइटेरिया भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। नाउ वी स्टार्ट विद द कंटेंट्स। सो मेजर कंटेंट आपका वाटर है, दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर एज अ सुटेबल सॉल्वेंट इन मोस्ट ऑफ द सबस्ट्रेट्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मीडिया जो है आपका लिक्विड मीडिया आपका ज़्यादातर रहता है, तो उसमें आपका सॉल्वेंट की तरह यूज़ हो रहा है। एंसिलरी सर्विसेज जो आपके और सर्विसेज हैं जहाँ पे कि मीडिया आपका यूटिलाइज होना है, उसमें हीटिंग है जहाँ पे टेम्परेचर राइज कर रहा है या टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, तो वहाँ पर हॉट वाटर जैकेट या कूल वाटर जैकेट्स आपको लगाने पड़ते हैं या सलाइन जैकेट्स लगाने पड़ते हैं, ताकि वहाँ पर आप टेम्परेचर जो है फर्मेंटर का मेंटेन कर सकें। ठीक, देन जो इक्विपमेंट्स आप यूटिलाइज कर रहे हैं, उन इक्विपमेंट्स की क्लीनिंग एंड रिंजिंग में आपको वाटर यूटिलाइज करना पड़ता है। सो दैट इज़ वाई आपका वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है ना। सूटेबल वाटर कौन सा होगा? जिसका पीएच आपको मेंटेन हो, ठीक है, नॉर्मल 7 के आसपास पीएच मेंटेन हो, डिजॉल्व सॉल्वेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो, इफ्लुएंट जब आपका वेस्ट वाटर निकल रहा है तो उसकी वजह से आपका कंटेमिनेशन भी सबसे कम हो। ठीक है, तो जो आपका वाटर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर दे उसको जो है आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहले जो आपका डोमेस्टिक सप्लाईज में आता था, म्यूनिसिपल सप्लाईज में, उस वाटर की क्वालिटी को पहले चेक किया जाता था एंड देन उसको फिल्टर करके और डिस्टिल करके एंड देन यूटिलाइज किया जाता था। अब क्या हो गया है, नाउ दिस वाटर यू आर गेटिंग एज अ आरओ वाटर आप जिसको बोलते हैं, तो उसमें आपके क्वालिटी एक यूनिफॉर्म क्वालिटी मिल जाती है, बार बार आपको वाटर को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पीएच नहीं चेक करना पड़ता है, सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेक करना पड़ता है, तो ये सारा कुछ आपका ईजिली मैनेज हो जाता है। वेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एक एग्जाम्पल है जैसे ब्रूइंग इंडस्ट्री में, वहाँ पे मिनरल कंटेंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो एंड प्रोडक्ट है, जो आपका अल्कोहलिक बेवरेजेस वगैरह हैं, उनके कैसा फ्लेवर्स होगा, उसमें क्या एरोमा होगा, उसका क्या कलर होगा, वो सारा कुछ मिनरल कंटेंट ऑफ वाटर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मेन जो कंटेंट है वहाँ पर जो बेवरेजेस में आएगा वो वाटर है। तो दैट शुड हैव जो मिनरल कंटेंट है, इसलिए वहाँ पर बहुत रेगुलेटेड आपको चाहिए रहता है। तो इनिशियली जो सुटेबिलिटी ऑफ वाटर सोची गई या समझी गई, वो बिकॉज ऑफ ब्रूइंग इंडस्ट्री था, क्योंकि वहाँ पर जरा सा भी पीएच में चेंज हुआ या मिनरल कंटेंट में चेंज हुआ तो एंड प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाते थे। ठीक है, देन वाटर रीयूज़ हो जाना चाहिए। आपको बार बार बता रही हूँ कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ में वाटर जो है वो यूटिलाइज हो रहा है। अब अगर आपने इसको ड्रेन डाउन कर दिया तो कितना वेस्टेज हो गया वाटर का, और उतना वेस्टेज वाटर का आपको ट्रीट भी करना पड़ेगा। सीवेज में भी जा रहा है या आपका इफ्लुएंट में जा रहा है, स्ट्रीम्स में आप उसको सेंड कर रहे हैं, तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक
एग्जाम्पल मिथाइलोफाइलस का, जहाँ पर कि आप वाटर को फिर से मिथाइलोफाइलस को यूटिलाइज करके वाटर को रीयूज कर सकते हैं। देन अदर कंपोनेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं, स्टिक्योमेट्री ऑफ ग्रोथ एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ना हाउ विल यू डिसाइड कि आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो आपने एक सिंपल सा इक्वेशन, सपोज फोटोसिंथेसिस का ही हम ले लेते हैं, तो वहाँ पर आपके पास जो है, आपको फोटोसिंथेसिस अगर करनी है तो स्टार्टिंग आपके जो रॉ मटेरियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हो सकता है, एंड देन जो एंड प्रोडक्ट है वो आपका कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा या शुगर माइटी होगा, ठीक है। तो उसी तरह का एक एग्जाम्पल है, आपको बेसिक रिएक्शन जो माइक्रोब को सिंथेसिस के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, वहाँ पर एक कार्बन सोर्स होना चाहिए, ठीक है। एक कार्बन सोर्स जिससे कि आपको कार्बन प्रोवाइड हो सके, बिकॉज जितना भी अगर आप सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को भी एज्यूम करते हैं, ग्लूकोज ही ले लेते हैं, तो आपके पास C6H12O6 है, दैट मीन्स आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो हाइड्रोजन और वाटर, ऑक्सीजन तो आप वाटर से ले सकते हैं, या ऑक्सीजन आप एरेशन के थ्रू भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन कार्बन कहाँ से आएगा? कार्बन अगर एग्जाम्पल ग्लूकोज का ले लें, तो ग्लूकोज अगर सबस्ट्रेट की तरह यूटिलाइज हो रहा है तो कार्बन वहीं से आएगा, ठीक है। ग्लूकोज से आप कार्बन डिराइव करेंगे। देन इट कैन बी पॉसिबल कि जो कार्बन सोर्स आप ले रहे हैं वही एज एन एनर्जी सोर्स भी यूटिलाइज हो जाए, उसी से आपको एटीपी जनरेशन हो जाए या मेटाबॉलिक एनर्जी डिराइव हो जाए, ताकि ग्रोथ प्रोसेसेस और सिंथेसिस प्रोसेसेस रन कर सके, ठीक है। सो यू हैव द कार्बन सोर्स, एंड दैट कार्बन सोर्स कैन ऑल्सो सर्व एज एन एनर्जी सोर्स, या आप एनर्जी सोर्स के लिए कोई और भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे फैट्स वगैरह हैं, लिपिड्स हैं, ऑयल्स हैं, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी आप एनर्जी सोर्स की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। सो नेचुरली इफ़ यू आर टेकिंग ऑयल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और लिपिड्स, तो वहाँ पर जो उनकी एफिशिएंसी है दैट विल बी मोर इन कंपैरिजन टू कार्बन। कार्बन सोर्स से जितना एनर्जी मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी आपको लिपिड्स या फैट्स एंड ऑयल्स के थ्रू मिल जाएगा। तो वहाँ डिफरेंस हो सकता है कि आपका मीडियम के अंदर कार्बन सोर्स अलग हो और एनर्जी सोर्स अलग हो जाए। नेक्स्ट यू रिक्वायर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज स्पेसिफिकली प्रोटीन, जो आपका मेन कंपोनेंट है सेल्स में, उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस में आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ जाती, तो इसलिए एक नाइट्रोजनस सोर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो दैट नाइट्रोजनस सोर्स में भी एनीथिंग फ्रॉम अमोनिया, यूरिया और अमाइनो एसिड्स, so that can be provided from there. Now these nitrogen sources also have an added benefit sometimes कि they also work as anti foaming agents, ठीक है। So we will discuss what is anti foaming agents in later on slides, and there may be others में आपका जो मैंने ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह की बात की, वाइटामिन्स वगैरह की बात की, या कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स आपको स्पेसिफिक प्रोसेसेस के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो मिनरल्स हो सकते हैं। सो दोज आर योर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। सो एक जनरल इक्वेशन ये बन गई कि हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, एंड देन what will be the outcome of these raw material when you get these products. So the products may be biomass, that is आपका माइक्रोबियल सेल मास बढ़ सकता है, ग्रोथ हो सकती है। एससीपी प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जहाँ पर आप सिंगल सेल प्रोटीन डिराइव करना चाह रहे हैं वहाँ पे बायोमास ही आपका मेन कंपोनेंट हो जाएगा जो कि प्रोडक्ट में मिलेगा। या फिर हो सकता है कि प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, those products may be present within the cell, that is they may be intracellular, or they may be secreted in the media itself, that is they may be extracellular। तो दो टाइप के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, इंट्रासेलुलर या इंट्रासेलुलर, इन एडिशन टू बायोमास। एंड देन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है एंड वाटर, एंड इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक देन आपका हीट भी जनरेट होगा, ठीक है। तो दिस इज द जनरल रिएक्शन, जहाँ पर आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है और क्या क्या प्रोडक्ट
बनेगा। तो कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए, उस बेसिस पर आप अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज आपको ऐड करने हैं अपने मीडिया फॉर्मुलेशन में। नेक्स्ट, एनर्जी सोर्सेज, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि these are mostly your carbohydrates, lipids or proteins. In some cases it may be photons और light, जैसे photosynthesis में है तो वहाँ पे light से भी आपका जो है एनर्जी derive हो सकता है। Then carbon sources, carbohydrates. Now here you need to कंसिडर कि जो प्रेसिपिटेशन का मैंने आपको प्रॉब्लम बताया है स्टेरिलाइजेशन के टाइम पे, वो प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं आपके इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं इन दैट पर्पस। या आपको एनर्जी सोर्सेज में ऑयल्स एंड फैट्स, एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, दे गिव आउट मोर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, द टर्नओवर इज मोर। देन हाइड्रोकार्बन्स में आपके हायर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह हो सकते हैं या उनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज एज द कार्बन सोर्सेज। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज स्टार्च फ्रॉम मेज, कसावा, सीरियल्स और पोटैटोज, मॉल्ट फ्रॉम माल्डी ग्रेन्स, सुक्रोज फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बीट, मोलेजेस जो आपका शुगर केन इंडस्ट्री से निकल के आता है, दिस इज in large quantities and is available, very cheaply available, mostly it is thrown away। तो उसको आप लो वैल्यू प्रोडक्ट की तरह आप ले सकते हैं, कॉस्ट भी बहुत कम मिलेगी और उसमें जो कंटेंट्स मिलेंगे, मिनरल कंटेंट्स या एनर्जी कंटेंट्स, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स, वो सब कुछ उसमें काफ़ी कुछ हाई होगा। देन लैक्टोज एंड क्रूड लैक्टोज कैन ऑल्सो बी यूज्ड, और कॉर्न स्टीप लिकर, दैट इज फ्रॉम कॉर्न, मेज से अगर आपका कोई प्रोडक्ट्स डिराइव है तो उससे भी आपका कार्बन सोर्स बना सकते हैं। देन oils and fats, first of all they were not being used as energy sources, later on because they were being used as antifoam। antifoam is कि कोई फ्रॉथिंग नहीं होगी, कोई फोमिंग नहीं फॉर्मेशन होगा, एंड आपका जो एयर वाटर इंटरफेस है वो क्लियर रहेगा, ताकि गैसेस एक्सचेंज या प्रोडक्ट एक्सचेंज फ्रॉम द एयर वाटर इंटरफेस कैन अकर easily। सो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में ज़्यादातर these were being used as antifoams। then vegetable oils, like example for olive oil, maize from cotton seed, linseed oil या सोयाबीन एक्सेट्रा, इनको भी आप एज अ कार्बन सबस्ट्रेट यूटिलाइज कर सकते हैं। these also provide the antifoaming property। then methyl oleate, that is we are talking of hydrocarbons, so this can be used, example is their application in the cephalosporin production। next is your hydrocarbons and their derivatives, examples इनके methane, methanol और n-alkanes, they can be used as substrates for biomass production, जहाँ पर आपको SCP वगैरह का प्रोडक्शन करना है वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। n-alkanes, they can be used for the production of organic acids, अमाइनो एसिड्स, वाइटामिन्स या को फैक्टर्स आपको कहीं पे सिंथेसाइज करने हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स या प्रोटीन्स की सिंथेसिस करनी है तो वहाँ पर आप एन एल्केन्स यूटिलाइज कर सकते हैं। देन द SCP फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, सो यू हैव examples of toparina that has been developed from yeast and it has been grown on n-alkanes। then there is protein formation from bacteria, that is using methanol as a substrate। so another example may be this host UBHE, that is protein from bacteria that survives on methanol, production process utilizes methanol। another shell PLC, that is the substrate being utilized is methane। next, nitrogen sources, now you have two different kinds of sources, the inorganic source, the organic source। so inorganic source में आपका mostly you have the ammonia gas, the ammonium salts and the nitrates।
ना ऑर्गेनिक सोर्स में आपका जो भी अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन है या यूरिया है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं. दैट विल गिव यू द नाइट्रोजन सोर्स. Now, examples include your soya meal, the peanut meal, cottonseed meal, or the distillers solubles meal, मीट है, एंड ईस्ट एक्सट्रैक्ट. तो जो भी इस तरह के कंपोनेंट्स हैं, दे आर ऑल बीइंग यूटिलाइज्ड एज द नाइट्रोजन सोर्स. नाउ बेस्ट नाइट्रोजन सोर्सेज आपके फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. सेकेंडरी, अगर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ज़्यादातर आपके एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं. लाइक इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस पेनिसिलिन, बेसिट्रेसिन, रेबोफ्लेविन, नोवोबायोसिन और राइफोमेसिन, then the best products will best source substrates will be your peanut granules or pancreatic digest of gelatin or the distillers solubles or soybean meal or the ammonium sulfate, that is ammonium salts can also be utilized. Next, mineral components. Now most of the mineral components जो हैं आपके, जो भी मीडिया के components होते हैं, चाहे कार्बन सोर्स हो चाहे नाइट्रोजन सोर्स हो, उसमें एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. तो आप जब भी नया बैच लेते हैं, कोई नया आप एक न्यूट्रिएंट का बॉटल खोल रहे हैं, तो उसको आपने एक बार मिनरल कॉम्पोजिशन के लिए चेक करना पड़ता है कि जितना आपको कॉम्पोजिशन रिक्वायर्ड है उतना उसमें प्रेजेंट है या नहीं है. इफ़ इट इज़ नॉट देयर, तो आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा. नहीं तो ज़्यादातर इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं और आपको एडिशनल सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ देम आर योर पोटेशियम फॉस्फेट इन द रेंज ऑफ 1 to 4, या मैग्नीशियम सल्फेट है, या पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट्स हैं, आयरन सॉल्ट्स हैं, जिंक सॉल्ट्स हैं, या मैग्नीशियम कॉपर सॉल्ट्स, या आपके मॉलिबेडिनम के सॉल्ट्स हैं. दीज आर रिक्वायर्ड एज मिनरल कंपोनेंट्स. स्पेसिफिकली आपका जो प्लांट कल्चर की हम बात करते हैं, तो उस प्लांट टिश्यू कल्चर में आपके ये सॉल्ट्स ही जो हैं वो सबस्ट्रेट्स की तरह भी वर्क करने लगते हैं. Then trace elements that are being required. So you have the product and the trace element that is essential. Now these, अगर बेसिट्रेसिन आपको करना है, प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर आपका मेन ट्रेस एलिमेंट मैग्नीज जो है वो उसके प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा. या अगर प्रोटीएज आप सिंथेसाइज करना चाह रहे हैं, तो मैग्नीज अगेन विल बी अ क्रिटिकल कंपोनेंट दैट विल गवर्न द प्रोसेस कि वो आपका ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच रहा है या नहीं. Same way, cobalt is important for gentamicin. Iron and cobalt both are critical for riboflavin production. Then iron and zinc are critical for chloramphenicol. Iron, zinc, copper, these are critical for citric acid production. Penicillin के प्रोडक्शन के लिए आयरन, जिंक एंड कॉपर आर क्रिटिकल. पैटुलिन के प्रोडक्शन के लिए आयरन एंड जिंक आर इम्पॉर्टेंट. Next, growth factors. Not always it does required. कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्शन प्रोसेसेस में आपको ग्रोथ फैक्टर्स अलग से प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जो कि आपके अदर मीडिया कंपोनेंट्स में अगर बाय कंटामिनेंट्स की तरह अगर नहीं प्रेजेंट है, या इम्प्योरिटीज़ की तरह अगर नहीं प्रेजेंट है, या आपका स्पेसिफिक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, जो भी आप माइक्रोब ग्रो करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्रियल माइक्रोब ग्रो करना चाह रहे हैं, मे बी कि उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो किसी स्पेसिफिक वाइटामिन के लिए, या किसी अमाइनो एसिड के लिए, या किसी फैटी एसिड के लिए, तो वो आपको स्पेसिफिकली प्रोवाइड करना पड़ेगा. या स्टेरॉल्स, दैट इज ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह आपको चाहिए, तो उसके लिए भी आपको ये स्टेरॉल्स वगैरह, ये ग्रोथ हार्मोन्स अलग से कंपोनेंट्स में ऐड करने पड़ेंगे. आप इनको डेलिबरेटली अपने आप से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर वेरी कॉस्टली, वेरी एक्सपेंसिव. तो इफ़ एंड ओनली व्हेन दे आर रिक्वायर्ड दे आर बीइंग एडेड. अदरवाइज इनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती है. ठीक है. तो जहाँ पे, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव, so only on the specific requirement of the process these components are added.
सो स्पेसिफिक एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम पेंटोथेनेट का है, अगर विनेगर प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं आप, तो वहाँ पर कैल्शियम पेंटोथेनेट की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रह जाती है, आपको ऐड करना पड़ेगा। या अगर आपको ग्लूटामिक एसिड का प्रोडक्शन मॉनिटर करना है, उसको प्रोडक्शन रेगुलेट करना है, बढ़ाना है, तो वहाँ पर बायोटिन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। Next, buffers. Now, for the media to work as a perfect media, आपका माइक्रोब जो है पूरा मीडिया को अच्छे से यूटिलाइज कर सके, सबस्ट्रेट्स पे सरवाइव कर सके, उनको मेटाबोलाइज कर सके, उसके लिए आपका जो है एक ऑप्टिमम पीएच, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तो जो पीएच का मेंटेनेंस है वो आप अपने मीडिया के कंपोनेंट्स में ही कुछ एडजस्टमेंट्स करके आप जो है पीएच को मैनेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह के कंपोनेंट्स नहीं हैं जो कि बफरिंग का काम कर सकें, आपके सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशंस को जो है मैनेज कर पाएँ और पीएच लेवल्स को मेंटेन कर पाएँ, देन यू नीड टू ऐड सम काइंड ऑफ बफरिंग एजेंट्स और बफर्स। नाउ दीज बफर्स कैन बी, सबसे जो आसान आपको समझ में आता है, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, चॉक वगैरह जिसको हम बोलते हैं, या फॉस्फेट्स कह सकते हैं। So that these may be added for the buffering process as buffers that will maintain the pH of the media. Then another method for maintaining the pH or buffering the components is, आप जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ले रहे हैं उस रेशियो को आप जो है रेगुलेट कीजिए। उस रेशियो को अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो वो उसका आउटकम ये होगा कि पीएच भी आपका मेंटेन हो जाएगा। Then another thing is, another method, possible method is कि आप अमोनिया ऐड कर दीजिए या सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दीजिए, या एक कुछ एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट्स अगर हैं तो वहाँ पे आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज कैल्शियम कार्बोनेट एंड फॉस्फेट्स दे मे बी एडेड टू द मीडिया एज सप्लीमेंट्स। जहाँ पर आप मिनरल रिक्वायरमेंट्स में समझना चाह रहे हैं वहाँ पे एज अ मिनरल रिक्वायरमेंट ये ऑलरेडी एडेड हो सकते हैं, तो ये नेचुरली बफर्स की तरह वर्क कर सकते हैं। और अगर ये वहाँ पर एडेड नहीं है एज नेचुरल मिनरल सप्लीमेंट्स, तो वहाँ पर आप अमोनिया या सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके बफर्स ऐड कर सकते हैं, या बफरिंग कैपेसिटी मीडिया की इंक्रीज कर सकते हैं। Then the next is precursors and inducers. Now these are main, जितने अभी तक हमने components पढ़े हैं वो सारे components जो हैं, एक आपके जो स्टिकमेट्रिक हमने इक्वेशन देखी थी, जो रिक्वायरमेंट देखी थी, उसमें आपके रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कंपोनेंट्स थे जो आपको मीडिया में ऐड करने ही करने थे। ठीक है, नाउ दीज आर अनदर कैटेगरी ऑफ प्रिकर्सर्स एंड इंड्यूसर्स जो कि आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। दे आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रोब इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा कि नहीं, जो माइक्रोब का प्रोडक्शन प्रोसेस है, माइक्रोब अपना प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा या नहीं। एग्जाम्पल जैसे पेनिसिलिन हमने लिया हुआ है, ठीक है, माइक्रोब ने अब पेनिसिलिन प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करेगा, उसके पास कोई प्रीकर्सर होना चाहिए, कोई मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए, कोई कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए जो कि आपका पेनिसिलिन फॉर्मेशन में हेल्प कर पाए। ठीक है, तो इस तरह की कोई चीज़ आप मीडिया में ऐड करेंगे और उस पर माइक्रोब जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद उसको कंज्यूम करके आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली योर प्रीकर्सर। तो अब एक एग्जांपल जैसे पेनिसिलिन का प्रोडक्शन है तो वहाँ पर फिनाइल एसिटिक एसिड एज एन प्रीकर्सर यूटिलाइज होगा और ये फिनाइल एसिटिक एसिड जो है फिर कंज्यूम भी हो जाएगा। ठीक है, देन देयर इज इंड्यूसर्स दैट इज some kind of substance that will be added to the medium और उसके रिजल्टेंट आपका प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब अमाइलेज का प्रोडक्शन आपने स्टार्ट करना है। मान लीजिए अमाइलेज एंजाइम का प्रोडक्शन आप करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा? जब तक मीडियम के अंदर स्टार्च या माल्टोज आप नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक अमाइलेज का सिक्रीशन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और
these starch and maltose will work as an inducer for the synthesis of amylase enzyme. ठीक है, तो आपने उसका सबस्ट्रेट वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, वो सबस्ट्रेट जो है उस एंजाइम की सिंथेसिस के लिए इंड्यूसर की तरह वर्क करेगा। सेम इज एग्जाम्पल विद माल्टोज। माल्टोज अगर आपने प्रोवाइड कर दिया तो पुलुलानेज एंजाइम का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। या आपका फिनाइल एसिटिक एसिड है, दैट विल प्रोड्यूस इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन एसाइलेज। देन प्रोटीएजेस जो है वो वेरियस प्रोटीन्स जो है वो वर्क करते हैं एज अ सबस्ट्रेट, तो दे इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीएजेस। सेल्यूलोज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो सेल्यूलोज एंजाइम का प्रोडक्शन बढ़ेगा। पेक्टिन अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो पेक्टिनेजेस का प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा। देन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, दैट इज द आपका अगर रिएक्शन एरोबिक है, माइक्रोब्स आपके एरोबिक हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, नाउ दे इफ द अगर एरोबिक प्रोसेस है आपने सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करी है तो कल्चर आपका ग्रो करता रहेगा, प्रोसेस मूव ऑन करता रहेगा। पर अगर आपने ऑक्सीजन को ही लिमिट कर दिया है तो प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। एंड हाउ विल दैट प्रोसेस स्लो डाउन? आपका ऑक्सीजन आप जितना प्रोवाइड कर रहे हैं वो माइक्रोब्स जो है मेटाबोलाइज करके कंज्यूम करते जा रहे हैं। ठीक है, अब मेटाबोलाइज कर सबस्ट्रेट्स को मेटाबोलाइज कर रहे हैं, ग्लूकोज को ही मान लीजिए कंज्यूम करना है तो उसको कंज्यूम करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाएगी। अब जितना जल्दी जल्दी वो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करेंगे उतना ही उनकी ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, एंड दैट मीन्स आपको उतनी जल्दी जल्दी ऑक्सीजन फर्मेंटर के अंदर सेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो आपके रैपिडली मेटाबोलाइजेबल शुगर्स हैं उनकी वजह से हाई ऑक्सीजन डिमांड हो जाती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन फर्मेंटर के अंदर बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, सो इस तरह के जो सबस्ट्रेट्स हैं वो आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करते हैं। देन द रियोलॉजी ऑफ द मीडिया, सो जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं आपके मीडियम में वो भी आपके ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत ज़्यादा विस्कस अगर कंपोनेंट्स हैं, मीडिया कंपोनेंट्स अगर हाईली विस्कस हैं तो फिर वहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन एक्सचेंज है अक्रॉस द लेयर्स ऑफ द मीडिया, विस्कोसिटी है तो दैट मीन्स लेयर्स हैं वहाँ पर, उन लेयर्स के बीच में जो ऑक्सीजन का एरेशन पॉसिबल है वो काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस हो जाएगा। एंड ज़्यादा विस्कस के लिए फिर आपको हायर ऑक्सीजन देना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेंस हो सके। ठीक है, देन जो एंटी फोम्स आप वहाँ पर ऐड करते हैं वो एंटी फोम्स भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर देते हैं। these antifoams they reduce the oxygen transfer rate, तो ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट जो आपके एयर वाटर इंटरफेस के बीच में या विस्कस जहाँ भी रियोलॉजी में मैंने जैसे बताया विस्कोसिटी ज़्यादा है लेयर्स के बीच में, तो उन लेयर्स के बीच में ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट को भी एंटीफोम्स अफेक्ट करते हैं। सो इन दोज केसेस ऑल्सो द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी इंक्रीज्ड। देन नेक्स्ट इज योर एंटीफोम्स, जो अभी हमने पीछे जैसे बताया आपको यहाँ पर कि दे एक्ट एज सरफेस एक्टिव एजेंट्स, सरफेस पे ही वर्क करेंगे, मीडियम की लेयर्स में या डेप्थ में जाकर वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, मेन काम क्या है इनका कि दे आर ब्रेकिंग द फ्रॉथ, जो भी फोम डेवलप हुआ है उस फोम को ब्रेक डाउन करेंगे, बबल्स को ब्रेक डाउन करेंगे। क्यों ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है? बिकॉज अगर मीडिया कंपोनेंट्स में से फोमिंग को रिमूव नहीं किया जाएगा तो जो मैंने एयर वाटर इंटरफेस पे जो एक्सचेंजेस बताए हैं कि आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेस आपके एक्सक्रीट आउट होने हैं या गैसेस कंपोनेंट्स आपके एक्सचेंज होने हैं, तो वो सारे एक्सचेंजेस जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा कि आपके सेल्स जो हैं वो डाई करने लगेंगे और सरफेस पे फ्लोट कर जाएंगे और द प्रोडक्शन विल कम टू एन हॉल्ट। तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए आपको एंटी फोम्स ऐड
करने पड़ते हैं. Now what should be the characteristics of the antifoams? They should disperse readily and have fast action on an existing foam. ठीक है, तो जो भी आपका बहुत जल्दी जल्दी डिस्पर्स हो जाना चाहिए, स्प्रेड हो जाना चाहिए, और बहुत ही कम क्वांटिटी में. दे शुड बी एक्टिव एट लो कॉन्सेंट्रेशन, वेरी लिटिल क्वांटिटी आप कम से कम ऐड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो जाए सरफेस पे, और ज़्यादा से जल्दी जो भी बबल्स या फ्रॉथ बना है, फोम बना है, उसको ब्रेक डाउन कर दे. ठीक है. शुड बी लॉन्ग एक्टिंग इन प्रिवेंटिंग अ न्यू फोम फॉर्मेशन. कोई भी फोम फॉर्मेशन अगर हो चुका है तो फिर उसको प्रिवेंट करना चाहिए, दोबारा नया फोम फॉर्मेशन ना हो. एक बार फोम बना, उसको आपने ब्रेक करवा दिया एंटी फोम ऐड करके, एंड नाउ अब उस एंटी फोम में इतनी एक्टिविटी बची रहनी चाहिए कि नया फोम का फॉर्मेशन ना हो. ठीक है. देन शुड नॉट बी मेटाबोलाइज बाय माइक्रोब्स. जो माइक्रोब्स हैं वो किसी भी तरह से इसको एज अ सबस्ट्रेट ना लेने लगे, कि वो सबस्ट्रेट की तरह उसको या न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट की तरह कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे. इस तरह की एक्टिविटी पॉसिबल ना हो, तो मेटाबोलाइज ना कर से माइक्रोब्स. देन नॉन टॉक्सिक होना चाहिए टू माइक्रोब्स, टू ह्यूमंस और एनिमल्स. अब आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किसी के लिए भी यूटिलाइज हो सकता है, चाहे क्लिनिकल पर्पस में ह्यूमंस के लिए यूज़ हो रहा हो या एनिमल्स के लिए यूज़ हो रहा हो. ठीक है. या आपका जो माइक्रोब जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, इंडस्ट्रियल माइक्रोब, ठीक है, जो प्रोड्यूसर है, उन इन तीनों के लिए ही नॉन टॉक्सिक होना चाहिए. जो प्रोड्यूसर माइक्रोब है उसके लिए, जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स है दैट इज ह्यूमंस और द एनिमल्स, इनके लिए भी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए. So, Rishabh, you are joining in very late. Rishabh, Rishabh, you have joined in very late. क्लास कंक्लूड होने आ रही है. ओके. सो इट शुड नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम्स इन द डाउन स्ट्रीमिंग. डाउन स्ट्रीमिंग में मैंने बताया कि प्रोडक्ट जो है आइसोलेट करना है, प्यूरिफाई करना है. उन केसेस में भी वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी चाहिए, किसी भी तरह से किसी भी प्रोसेस के साथ इंटरफेरेंस ना करे. शुड नॉट कॉज एनी हैंडलिंग हैजार्ड. कोई भी एंटी फोमिंग एजेंट आप जो यूटिलाइज कर रहे हैं वो किसी भी तरह से टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, तो पहली बात है. देन अगर मान लीजिए स्पेंट मीडिया है, जो कंज्यूम्ड मीडिया है, उसको आप इफ्लुएंट वेस्ट की तरह अगर आप डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो किसी भी वाटर स्ट्रीम में या सॉइल में अगर जा रहा है तो वहाँ पर भी हैजार्ड्स नहीं क्रिएट करने चाहिए. या जो लोग उनको हैंडल कर रहे हैं, जो पर्सनल वहाँ पे लगे हुए हैं, मैनुअल हैंडलर्स हैं, उनको किसी तरह की टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करनी चाहिए. देन इट शुड बी चीप. देन इट शुड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द ऑक्सीजन ट्रांसफ़र. और जब आप मीडिया को स्टेरिलाइज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका एंटी फोम जो है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में इंटरफियर नहीं करना चाहिए. इट शुड बी हीट स्टेरिलाइजेबल. So the examples are your alcohols that स्टेरिल अल्कोहल या ऑक्टल डेकानॉल है, या एस्टर्स वगैरह हैं, या फैटी एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, उसमें ग्लिसराइड्स वगैरह आते हैं. या ऑयल्स हैं आपके लिंसेड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, और द रेप सीड ऑयल एंड द कॉड लिवर ऑयल. सो दे कैन बी ऑल्सो, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, एनर्जी सोर्सेज can be utilized as antifoams. Then there can be silicones, sulfonates, or alka-terg or oxazolene or polypropylene glycol may also be utilized as your antifoaming agents. So any queries over there? Anybody wants to ask anything? Pramod, any queries? No, ma'am. Okay. So I hope you all have marked your attendance, and
Yes, ma'am. ठीक है। ओके, सो नो क्वेरीज। आप फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी लेटर ऑन, एंड नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग। ओके, Thank you, ma'am. थैंक यू।